अब देखते हैं सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पुराने टेबल पर जाते हैं और इस टेबल में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आम की प्राइस 2 रुपया है, तो यहाँ पर हम प्राइस लिख दिए हैं। तो पहला आम भी खा रहे हैं तो 2 रुपये ही प्राइस है, और दूसरा आम भी खा रहे हैं तो 2 रुपये ही प्राइस है, और तीसरा आम भी खा रहे हैं तो हमारे पास 2 रुपये ही प्राइस है। जैसे आप मार्केट में देखते हैं ऐसा होता है। और फिफ्थ आम भी खा रहे हैं तो 2 रुपये, और सिक्स्थ आम भी खा रहे हैं 2 रुपये प्राइस है, और सेवेंथ आम भी खा रहे हैं तो 2 रुपये प्राइस है। लेकिन आपको पहले से पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटते हुए दिख रही है। शुरुआत में 10 था, उसके बाद 8 था, उसके बाद 6 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 0 था, उसके बाद -2 था। आपने ये इतना पहले देख चुके हैं। तो अब आगे समझिए कि एक चीज़ और मान लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जैसा कि एजुकेशन थर्ड में आपने देखा था कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी 8 यूनिट मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 रुपीज़ बराबर 2 यूटिल्स माने हैं, तो 2 यूटिल्स बराबर 1 रुपीज़ हो जाए, और 1 यूटिल्स बराबर 1/2 रुपीज़। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम 10 यूटिल्स का हम रुपीज़ में चेंज करें तो ये 5 आएगा, 10/2 कर देते हैं। तो अगर हमें किसी भी यूटिलिटी को मनी के टर्म में निकालना है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर देंगे। इतना तो आप तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? तो यही हुआ ना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन। और टोटल सेटिस्फेक्शन मान लीजिए यहाँ पर 10 यूटिल्स से जरा MU लिखते थे, तो MU यूटिल्स को अगर हम मनी टर्म में चेंज करते हैं तो MU/2 करते हैं। उसी तरह हम MU/MUM लिख रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी निकालते हैं तो देख सकते हैं पहला आम के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी मेरा आएगा 10/2 बराबर 5। उसी तरह 8/2 कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह 6/2 कितना हो जाएगा? 3, और 4/2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये 0, ये हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पर एक चीज़ सुंदर से ड्रॉड चीज, बहुत सुंदर चीज आपको नजर पड़ेगा कि ये MU/MUM दिखा क्या रहा है? तो ये एक्चुअल में ये दिखा ये रहा है, बढ़िया से देखिएगा। सेटिस्फेक्शन डिराइव मतलब जितना प्राप्त कर रहे हैं फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब अगर आम का एक एक्स्ट्रा यूनिट खा रहे हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है इन टर्म ऑफ मनी। MU/UM ये बता रहा है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि जैसे मार्जिनल, अगर हम एक्स्ट्रा 8 यूनिट खा रहे हैं तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितना मिल रहा था? MU, और इसको मनी टर्म में चेंज करना है तो टोटल हम 200 रुपया 2 से डिवाइड कर रहे थे आम के केस में, तो यहाँ MUM से डिवाइड करते हैं। 2 यूटिल्स डिजिट हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। तो इसे क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा इन टर्म ऑफ मनी। तो अब वापस से उस टेबल पर समझते हैं कि देखिए, जब आप पहला आम खरीद रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन 5 रुपया के वैल्यू के बराबर आपको मिल रहा है, आपको पे करना है 2 रुपया, तो आप कीजिएगा कि नहीं? हाँ, हम पे करेंगे। तो अगर हम सेकेंड यूनिट खरीद रहे हैं तब पर भी हमको 4 रुपया भर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमको पे करना है 2 रुपया भर, तो हम पे करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो हम तब तक पे करेंगे जब तक MUs बटा MUM मोर देन इक्वल टू प्राइस रहे। प्राइस यहाँ पर 2 रुपया है, देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर 2 रुपया है लिखा हुआ है। तो जब तक MUs बटा MUM 2 से ज़्यादा है तब तक हम पे करते जाएंगे, क्योंकि हमें नेट मिलाकर हमको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जिसे पहला रुपया में हम देख रहे हैं कि 5 रुपया का सामान हम खरीद, मतलब 5 रुपया भर सेटिस्फेक्शन खरीद रहे हैं, पॉकेट से 2 रुपया जा रहा है, तो नेट हमको 3 रुपया का सरप्लस मिला है। तो इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब नीचे बढ़िया से समझते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस ये होता है
कंज्यूमर सरप्लस ये होता है सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर सरप्लस होता है कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है, विलिंगनेस। तो कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन के आधार पर देखेगा कि मतलब कितना वो पे करना चाहता है। तो यहाँ पर और माइनस होता है कंज्यूमर रियलिटी में कितना पे कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 रुपया पे कर रहा है, इसको लिख सकते हैं एक्चुअल पेमेंट। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। ये नोटेशन मात्र है, मतलब आपको सिर्फ फील हो रहा है, ये रियलिटी में एकदम होता नहीं है, लेकिन आपको फील जरूर होता है कि आप इतना फायदा में चल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो अगर हम यहाँ कंज्यूमर सरप्लस निकालें तो देख रहे हैं कि हमें फील क्या हो रहा है कि हम 5 रुपये का सामान खरीद रहे हो, हमको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 2 रुपया का। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस 3 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस 2 आ रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस 0 आ रहा है। तो आप तब तक खरीदिए रहे जब तक आपके पास कंज्यूमर सरप्लस रहे, मतलब आप फायदा में चलते रहे। तो आप चाहेंगे कि हम उतना खरीदते जाएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कब खरीदना रोकेंगे, अपना टेंडेंसी कब खरीदना रुकेगा, जब तक EMUS बटा EMUM प्राइस के इक्वल ना आ जाए। तो यही पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो हमारा यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है 4, ये लाइन में देखिए ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, जहाँ पर प्राइस हो रहा है EMUS बटा EMUM के बराबर, दोनों 2-2 हो रहा है। अब देखते हैं नीचे के केस में क्या होता है। जैसे हम मानिए 6 दाम जब कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन हमें क्या मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन हमें 0 मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन 0 मिल रहा है तो हम पे कितना करना चाहेंगे, मतलब 0 रुपया पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम पे भी करना चाहेंगे 0 रुपया। और उसके बाद क्या हो रहा, जब हम पे 0 रुपया करना चाहेंगे देखिए हम देख रहे हैं 6th यूनिट में देख रहे थे कि हमें पे करना कितना पड़ रहा था, 0। मतलब हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्जिन EMUS बटा EMUM कितना है, 0 6th यूनिट में। मतलब इतना हमको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म ऑफ मनी 6th यूनिट कंज्यूम करने में, मतलब 0 मिल रहा है। तो हम पे करना चाहेंगे 0, लेकिन हमें पे करना कितना पड़ रहा है, 2 रुपया। तो टोटल हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कंज्यूमर प्लस सरप्लस नहीं हो रहा है, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, तो हम 6th यूनिट नहीं खरीदेंगे। तो हम देखेंगे 5th यूनिट हम खरीदना चाहेंगे। तो 5th यूनिट में भी क्या हो रहा है कि हम 1 रुपया पे करना चाहते हो, हमको पे करना पड़ रहा है 2 रुपया, फिर भी कंज्यूमर लॉस में जा रहा है -1 का। तो कंज्यूमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि ये 5th भी नहीं खरीदेगा, और जाकर वो कितना खरीदना चाहेगा। यहाँ से भी फील हो रहा है कि EMUS बटा EMUM जब तक प्राइस नहीं आए तब तक वो नहीं खरीदेगा, मतलब और कम खरीदना चाहेगा, और यहाँ पर जाकर उसे इक्विलिब्रियम अचीवमेंट होगी। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर से देखिए सेटिस्फेक्शन यहाँ पर यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। अब आगे समझिए, आगे ये समझना है कि EMUS बटा EMUM बराबर पीयर्स। यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करना बंद करता है, मतलब यहाँ पर उसको इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। इसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में NCERT में लिखा हुआ है EMUS
बटा पीयर्स बराबर एम यू एम। अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मार्शल ने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। अभी आप डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे आप देखिएगा। और मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड दिया, इसको प्रतिपादित किया मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए किस तरह देखते हैं, इसको फिगर को जरा सा बड़ा करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक ग्राफ बनाएं, जैसे इस ग्राफ में ये एम यू एक्स बटा पी एक्स ग्राफ बनाते हैं, बाई पर रखते हैं और एक्स पर रखते हैं क्वांटिटी, और ये दूसरा एट एक्सिस और है एम यू एम का है, दो एक्सिस बनाए हैं और दोनों सेम एक्सिस पर है। और इसको हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं एम यू एक्स बटा पी एक्स वन, मान लेते हैं प्राइस 2 रुपया है तो प्राइस यहाँ पर 2 रुपये लिख देते हैं, जैसे एम यू एक्स बटा 2 रुपया। तो जब हम फर्स्ट यूनिट खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा यू एम एक्स की वैल्यू रहती है, और बाई 2 करेंगे, जब बाई हम 2 करेंगे तो मानिए कुछ वैल्यू, जैसे सबसे पहले मतलब पी एक्स बराबर मान लेते हैं 4 यूनिट है, 4 रुपीज़ मान लेते हैं तो समझ में ज़्यादा अच्छा सा आएगा। पी एक्स वन मान लेते हैं 4 रुपीज़, तो एम यू एक्स बटा पी एक्स वन देखिए एम यू एक्स बटा 4, तो एम यू एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब रहेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू शुरुआत में रहेगा, क्वांटिटी जब 0 हो मतलब 1 हो, उसके बाद 2 हो, उसके बाद 3 हो, तो उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, एम यू एक्स घटते जाएगा। तो हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, एम यू एक्स बटा पी एक्स वन का इस तरह से ग्राफ बनेगा अपना, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद मान लीजिए हम एक एम यू एम की ग्राफ बनाते हैं, तो हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम 5 अगर मेरे पास 50 रुपया है या 100 रुपया है या 1000 रुपया है, तो उससे हम जितना भी सामान खरीद रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा समान रह रहा है, तो इसे हम एक कांस्टेंट ग्राफ से दिखाए हैं। बाई बराबर कांस्टेंट समझ सकते हैं, बाई बराबर एम यू एम समझ सकते हैं, और इसे हमने दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो इसको एक और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एम यू एक्स बटा पी एक्स क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है पर रुपया में हम कितना मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसको हम डिवाइड किए रुपीज़ से, तो पर रुपया में हम कितना मार्जिनल यूटिलिटी खरीद सकते हैं, तो वो ये। तो इस समय यहाँ इतना हम खरीद सकते हैं, और कितना लूज हमको हो रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जैसे 1 रुपये हम किसी दुकानदार को दे रहे हैं और हमको मिल रहा है कितना, एम यू एक्स बटा पी एक्स, पर रुपीज़ हमको इतना मिल रहा है, तो इसका वैल्यू ये है, और इतना हम दुकानदार को दे रहे हैं तो इतना हम टोटल क्या जा रहे हैं, सरप्लस में। तो ये मेरा सरप्लस है, और धीरे धीरे जब तक सरप्लस 0 नहीं आ जाए तब तक हम खरीदते जाएंगे, और इस तरह हम टोटल कितना खरीदेंगे, क्वांटिटी एक्स वन खरीदेंगे। तो ये मान लेते हैं ई वन पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई वन है। अब मान लेते हैं प्राइस चेंज हो जाता है, और प्राइस 4 रुपया की जगह मानिए प्राइस 2 रुपया रहता है, मार्केट डिसाइड करता है कि 2 रुपया प्राइस है, तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो एम यू एक्स बटा 2, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका भी ग्राफ नेगेटिव स्लोप में कुछ इस तरह आएगा। तो ये सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर कैसे चला गया, तो देखिए जब ये नीचे का क्वांटिटी कम होगा तो ये नॉर्मल सी बात है, ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह ये यहाँ से शुरू किए हैं और इस तरह ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो
तो देखिए वापस से देखिए दोबारा से एम यूएस बटा पी एस टू का जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो कुछ इस तरह आएगा। ये ग्राफ, ये जो लाइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ड्रॉ होगा। एक्चुअल में ये जो ग्राफ हो रहा है वो इस टाइप का हो रहा है, लेकिन ये चीज़ तो हम अभी दिखाना नहीं चाह रहे हैं और इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेनली हम इसमें डिमांड तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये लाइन ऊपर चला गया है। तो ये लाइन ऊपर जाते हुए हमने दिखा रहे हैं। उसके बाद आगे समझिए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, E2 यहाँ पर। मतलब जब प्राइस घट जाती है, PS2 की वैल्यू कम हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम S2 पर आता है। अब इसी चीज़ को अब हम ट्रांसलेट करते हैं दूसरा ग्राफ में, और ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है। दूसरा चीज़ में ये ग्राफ है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो PS1 मान लीजिए यहाँ, PS1 यहाँ है मान लीजिए, ये PS1 है और ये PS2 है। तो हमने PS1 देखा था, PS1 4 है तो PS1 ऊपर हो रहा है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऊपर हो रहा है। ये PS1 है और ये देखिए PS2 है। तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब PS1 रहता है, ये PS1 है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया है, S1 पर आया है। तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी S1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। और जब PS2 की वैल्यू 2 के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम S2 के पर होता है, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। और जब हम इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो कुछ इस तरह मेरा लाइन बन रहा है। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए कि प्राइस और क्वांटिटी के ग्राफ में क्या हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही डिमांड तरफ है, मार्शलियन लॉ। ये डिमांड कर्व को ड्रॉ किए हैं और क्वेश्चन में यही आता है कि ड्रॉ मार्शलियन डिमांड कर्व। और मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड यही है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, और वही इसमें दिखाया गया। देखिए प्राइस बढ़ रही है 2 रुपया से 4 रुपया, तो डिमांड मेरा हो रहा है S2 से क्या हो रहा है, S1 की तरफ जा रहा है। थैंक यू।